एक भी मिनट गंवाए बेटा, तुरंत शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने ये रहा बेटा। कह रहे हैं कि निम्न में असंगत युग्म छांटिए, मतलब इनमें जो है कौन सा ऐसा है जो गलत है। असंगत का मतलब ही होता है जो संगत ना हो, गलत हो। तो इनमें कौन सा ऐसा है जो गलत है। बीसल, पीसल नहीं है, बीसल है यार। बीसल देव रासो नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, खुमार रासो दलपत विजय, परमाल रासो नल्ल सिंह। देखिए परमाल रासो आप लोग जानते हैं कि परमाल रासो वो रचना है जिसका दूसरा नाम है आल्हखंड। आल्हा और उदल की कहानी है और इसकी रचना जो की थी, अब आप कमेंट करेंगे फटाफट। देखिए परमाल रासो या आल्हखंड है कि नहीं, इसकी रचना की थी जगनिक ने। किसने की थी बेटा? जगनिक। इसमें उधर आपके मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड से लेकर उधर मध्य प्रदेश तक का, बुंदेलखंड क्या एमपी के बॉर्डर से लेकर के इधर और उधर एमपी तक, सतना मैहर, इस क्षेत्र में आल्हा और उदल नाम के दो वीर योद्धा हुए थे, जिनका पृथ्वीराज चौहान जी के साथ भारी युद्ध हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल के बीच की जो संघर्ष की कहानी है वो तमाम जो है इतिहास के पुस्तकों में भी बिखरी पड़ी है। तो उसी को लेकर के जो है जगनिक ने परमाल रासो या आल्हखंड नामक रचना लिखी थी। ठीक है, तो ये हमारा डी इज द राइट आंसर। मैंने आपसे बताया 3-4 क्वेश्चन केवल मैंने लिए हैं, बाकी सब जो है व्याकरण के प्रश्न हैं। कह रहे हैं मैं आपके कमेंट भी लेना शुरू करूंगा, तब तक आप थोड़ा सा अपनी संख्या बना लें ताकि मैं देखूं तो लगे कि हां बच्चे जुड़े हैं। जिस शब्दांश में ना जोड़ने से क्रिया बन जाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब शब्दांश मतलब पूर्ण शब्द नहीं, शब्द का वह भाग जिसमें ना जोड़ने से क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है, वर्ब बन जाती है। उस शब्दांश को क्या कहते हैं? जिस शब्दांश में ना जोड़ने से क्रिया बन जाती है, वर्ब बन जाती है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं, क्रियांश कहते हैं या धातु कहते हैं? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस शब्दांश में ना जोड़ने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे चल एक शब्दांश है, चल में ना जोड़ने से हमारी क्रिया बन गई चलना। उठ एक शब्दांश है, उठ में ना जोड़ने से हमारी क्रिया बन गई उठना। फिर एक शब्दांश है, फिर में ना जोड़ने से हमारी क्रिया बन गई फिरना। तो ये ना जो जुड़े, ये जिनमें क्रिया बनी, इन्हीं को हम कहते हैं धातु। अच्छा, कई बार एक चीज और भी है, कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर हम संस्कृत के अनुसार चले बेटे तो वहां कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो अब देखो यहां सेम वही मतलब है, कहीं कहीं ये परिभाषा भी आपको मिल सकती है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसका मैं तरीका आपको बताऊं, क्रिया में से ना हटा लीजिएगा, उसका मूल रूप बन जाएगा। जैसे चलना क्रिया है, ना हटा लिया तो चल बन गया। उठना क्रिया है, ना हटा लिया तो उठ बन गया। फिरना क्रिया है, ना हटा लिया तो फिर बन गया। अब आप देखिए जो चीज यहां थी वही चीज यहां थी। तो मैंने दोनों परिभाषाएं आपको स्पष्ट कर दी बेटे, ताकि कभी भी भविष्य में अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप इस बात को लेकर के जरा भी कंफ्यूज ना हो कि कैसे है क्या है। क्लियर? चलिए अब मैं आपके कमेंट लेने को तैयार हूं और मैं जरा देखूं कि मेरे कितने भाई बहन जो है इस समय तक हमारे सपोर्ट में उतर चुके हैं, कितने भाई बहन लाइव आ चुके हैं। उन सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से उनका आभार है। और अपने दूसरे भाई बहनों को भी जोड़ते रहें। चलिए आवाज भी आ रही है, बिल्कुल सही। सुभी चौधरी जी, चौबे जी, साहनी सिंह जी,
प्रीति यादव जी, नीतू यादव जी, दीप्ति सिंह जी, रंजू चौधरी जी, निधि यादव जी, ठीक है। हाँ, रेशमा सरोज जी, वंदना यादव जी, अरे कुछ भाई भाई हैं मेरे, रिया जी, हाँ, जितेंद्र यादव जी, जितेंद्र यादव जी, आकांक्षा पूजा जी। तो मेरे बच्चे एकदम सही उत्तर दिया है मेरे बच्चों ने। बस एक ही काम करना भैया, जरा सा जो है फटाफट एक बार सब लोग शेयर कर दें। चलिए, आवाज आ रही है और जल्दी से शेयर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि मुझे जितना ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया था? किस ग्रंथ में, वाक्य में नहीं, ग्रंथ। यह प्रश्न वैसे भी देखिए, इसका कारण है, ये कतई ना समझे कि ये रस का प्रश्न है या अरे साहित्य का, ये रस का प्रश्न है। और रस के प्रश्न में आप में आता है, ध्यान रखना बेटे, भरत मुनि की जो रचना है वो है नाट्य शास्त्र। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भरत मुनि पहले संस्कृत के ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने काव्य की विभिन्न विधाओं को एक साथ समायोजित करते हुए एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। और इसमें इन्होंने रस, छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष आदि काव्य के विभिन्न अंगों का क्या किया, जो है काव्य के विभिन्न अंगों का इसमें समायोजन किया। और रस की बात करते हुए इन्होंने एक रस सूत्र दिया, जो रस के प्रश्न के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। क्या इन्होंने कहा? विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, या हम व्यभिचारी भाव को बेटा संचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह सूत्र किसने दिया? आचार्य भरत ने। किसमें दिया? अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में। किसके उल्लेख में दिया? जो है नाटक के उल्लेख में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, इनकी जो पुस्तक नाट्य शास्त्र है वह जो है मेनली नाटक पर ही बेस है। इसीलिए जब इन्होंने काव्य को परिभाषित किया तो इन्होंने कहा कि वहां इन्होंने नाटक के विशेष संदर्भ में ही काव्य को परिभाषित किया। मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्द अर्थहीनम जनमुख पद बोध्यम मन्नुमन्नित्य योज्यम सभवति शुभ काव्यम बहुरसकृत मार्गम संधि संधान युक्तम सभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। मतलब कि जो ऊपर लक्षण बताए गए अगर वो नाटक के विशेष संदर्भ में हो तो अच्छा काव्य होता। तो इनकी जो पुस्तक है वो नाटक। कई बार आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र किस विधा विशेष पर आधारित पुस्तक है? तो नाटक विधा विशेष पर आधारित पुस्तक है। ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। जय हो, जय हो, जय हो डी, क्या बात है। अच्छा, इसका भी उत्तर दे दिया, क्या बात है मेरे हीरो, क्या बात है। प्रमोद जी, संजय जी, गीता जी, पूजा जी, सचिन जी, माही सिंह राजपूत जी, नीतू यादव जी, सुनीता जी, सुनीता मौर्य जी, रिंकू शर्मा जी, रिंकी शर्मा जी, क्या बात है। विवेक जी, आकांक्षा जी, क्या बात है। सचिन। तो चलो मेरे हीरो, जरा सा अन्य भाई बहनों तक शेयर करना फटाफट। देखो, संख्या अगर आप 3000 पहुंचा दोगे, फट 3000 पहुंचा दोगे जल्दी से, तो हम आपको जो है फिर कुछ स्पेशल भी देंगे, पर 3000 के बाद। अब मर्जी आपकी, जो आप चाहो करें। पाली भाषा का काल है यार, ये बहुत ही ट्रेंड का क्वेश्चन है, आपके सुपर टेट में बहुत ट्रेंड का क्वेश्चन है।
भाषाओं का काल और क्रम, ये दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। तो सुनना बेटे, जब आर्य भारत में आए, तो चाहे वो भारत के रहे हो या विदेशी रहे हो, मुझे इससे डिस्कस नहीं करना, ये इतिहास वालों पर छोड़ दीजिए। बस मुझे कुल मिला के इतना बताना है कि जब आर्य भारत में आए तो अपने शास्त्र, अपने साथ वो एक भाषा लेकर आए जिसमें उन्होंने वेदों की रचना की। फिर आर्य क्या हुआ, आर्य यहां के लोकल लोगों से मिले, मिलना मजबूरी थी भाई। आर्य अपने साथ पत्नी नहीं लाए थे, आर्य अपने साथ नौकर नहीं लाए थे, आर्य अपने साथ खाने के लिए आजीवन का खाना नहीं लाए थे, पहनने के लिए पूरी जिंदगी के लिए कपड़े नहीं लाए थे। उनको कपड़े की जरूरत थी, दूध की जरूरत थी, फल की जरूरत थी, भोजन की जरूरत थी, स्त्री की जरूरत थी, नौकर की जरूरत थी। इसके लिए उन्हें यहाँ के लोकल लोगों से मिलना पड़ा। और जब लोकल लोगों से उन्होंने संवाद किया तो जो अपने साथ वो मूल भाषा लाए थे, वो भाषा यहाँ के लोकल लोगों के भाषा के प्रभाव से प्रभावित हो गई। तब जाकर के महर्षि पाणिनि नामक एक विद्वान आए, जिन्होंने इस गड्डमड्ड आर्यों की भाषा और यहाँ के जनसामान्य की भाषा का जो मिला जुला रूप था, उसको परिष्कृत किया, संस्कारित किया। इसलिए वो भाषा कहलाई संस्कृत। तो संस्कृत नाम क्यों पड़ा? भाषा को संस्कारित किए जाने के कारण। संस्कृत के भी दो रूप हो गए बेटा। पहली वो संस्कृत थी जिसमें आर्यों ने वेदों की रचना की, उसे वैदिक संस्कृत, जो संस्कृत का बिल्कुल शुद्ध रूप था, जिसमें उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना की, 4 वेदों की रचना की, तो वो वैदिक संस्कृत। फिर दूसरा वो आया जो आर्य अनार्यों की भाषा और आर्य की मिलीजुली भाषा थी, उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। लौकिक संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा गया, फिर नई हिंदी का विकास हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग बेटे कि जो वैदिक, अब देखो 1500 ईसा पूर्व से शुरू कर दो, बस एक चीज याद रखना, वैदिक संस्कृत 500 साल कम करते चले जाओ, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 नहीं 1000 ईसा पूर्व। फिर दूसरा आ गया लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत ये आ गया आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 घटाते चले जाइए, 500 ईसा पूर्व। अच्छा, अब आप कहोगे कि गुरुजी बढ़ना चाहिए, घट क्यों रहा है? तो याद रखना बेटा, ईसा पूर्व में हमेशा घटता है और ईस्वी में हमेशा बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद पाली आ गई, पाली का समय हो गया 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी। फिर आ गई आपकी प्राकृत, प्राकृत का समय हो गया पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी। फिर आ गई अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश का समय हो गया 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। और फिर आ गई अवहट्ट, अवहट्ट का समय हो गया 1000 ईस्वी से अब तक। अब ध्यान रखना बेटा, ये अवहट्ट जो है इसी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको क्या कहा? इसी को उन्होंने कहा पुरानी हिंदी। अवहट्ट को क्या कहा मेरे बच्चे? पुरानी हिंदी। और इसी से नई हिंदी का विकास हुआ। तो अब आप इसमें से ढूंढ लो बेटा, पाली का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेकर के एक ईस्वी कहां है? ये है 500, ये ईसा पूर्व है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। बी इज द राइट आंसर। सही है? कहां गए? क्या बात है, ठीक। नहीं बेटा, नहीं 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 रंजू जी, रोज नहीं, आज प्रैक्टिस है, संडे है, तो आज तो कुछ आपको स्पेशल देना ही था। और ये डी देने वाले जो है ना, मैं इनको ना, आप समझ लो आगे ढंग से। भाई एक बात बताओ यार, 20 बार मैंने ये चीज पढ़ाई है आपको, 20 बार पढ़ाई कि 1500 ईसा पूर्व से शुरू करो, 500 घटाते जाओ, जब 1 ईस्वी में आओ तो 500 जोड़ते चले जाओ। है क्या इसमें ऐसा जो आपको नहीं याद हो रहा? डी डी झोंके पड़े हैं। यहां पूछ रहा है समय पाली का, और बता किसका रहे हैं? समय बता रहे हैं अपभ्रंश का।
ये देखो 500 से 1000 ईस्वी दिया है ना। तो भैया मेरे लल्ला जरा ढंग से इसको चलो नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हम हट जाते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट हमेशा अच्छी चीजों का आना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लो इसका और चलो फटाफट आगे बढ़ो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पवन शब्द है, पवन, पवन शब्द है, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखना बेटे, आपको पवन शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंगी है, नपुंसक लिंग है? पवन आप बताओ। चलो मैं जरा देख लूं कमेंट, एक बार हीरो लोगों को देख लूं। बिल्कुल बिल्कुल, एसएससी में तो हिंदी है ही। हाँ, सी का उत्तर भी आ रहा है, बी का उत्तर भी आ रहा है। जो बी वाले हैं वो गलत हैं और जो सी वाले हैं वो सही हैं। याद रखना बेटे, देखो पवन, सुन लेना, पवन, विनय, सहाय, पवन, विनय और सहाय, ये 3 शब्द हैं बेटा जो उभयलिंगी हैं। क्या हैं ये तीनों? उभयलिंगी, मतलब इनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में किया जा सकता है। ये कॉमन जेंडर हैं, उभयलिंगी हैं। आपको एक ट्रिक दे दूं, नोट कर लेना मेरे बच्चे, कभी जिंदगी में अब कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। पवन ने विनय की, पवन ने विनय की सहायता की, पवन ने विनय की सहायता की, पवन से पवन, विनय से विनय, सहायता से सहाय। याद रखना बेटे, ये पवन, विनय और सहाय ये तीनों शब्द कहां हैं? ये उभयलिंगी हैं। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए कामायनी, मैंने कहा ना 3-4 प्रश्न, 5 प्रश्न लिया हमने। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी एक महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग हैं। ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और एक मजे की बात बताऊं जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत मजे की बात, कामायनी ह से शुरू होती है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। न यहां से कामायनी शुरू होती है, ह से। और याद रखना, सुन लो, ये आपका ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़, क्ष, त्र, ह, इनको क्या कहा जाता है? इनको झ, इनको दग्धाक्षर कहा जाता है। साहित्य का बहुत अच्छी बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। इनको दग्धाक्षर कहा। दग्धाक्षर मतलब ये साहित्य की दृष्टि अच्छे वर्ण नहीं है। और जिसने भी इनसे महाकाव्य शुरू किया उसकी मृत्यु जल्दी हो गई। और देख लो 36 के आसपास कामायनी आई और उसी समय प्रसाद जी चल बसे। तो ये जो बात कहानी है ये सत्य में परिणित हो गई। 36 के आसपास कामायनी आई और उसी समय प्रसाद जी का देहांत हो गया। ठीक है, चलो मेरे बच्चे, कुछ क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैंने ले लिया था। वह गया था किस प्रकार का वाक्य है? वह गया था, देखो बेटे 3 वाक्य एक साथ समझाता हूं, ध्यान से सुन लेना। 3 काल, भूतकाल के 3 भेद एक साथ। देखो जब, नोट करो मेरे लल्ला, जब मुख्य क्रिया क्या हो? भूतकाल की हो। क्या हो मेरे बच्चे? जब मुख्य क्रिया भूतकाल की हो तो 3 चीज ध्यान रखना। क्या? नंबर 1, मुख्य क्रिया भूतकाल की हो, सहायक क्रिया न लगी हो। मुख्य क्रिया भूतकाल की हो, सहायक क्रिया न लगी हो, तो समझ लेना ये क्या है? ये है सामान्य वर्तमान भूत, सामान्य भूतकाल।
क्लियर। नंबर 2, जब मुख्य क्रिया भूतकाल की हो और सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में था, थे, थी लगा हो, तो इसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होना। और जब मुख्य क्रिया भूतकाल की हो और सहायक क्रिया के रूप में क्या लगा हो, है, हैं लगा हो, तो इसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। तो बिल्कुल भूतकाल के 3 लक्षण ऐसे हैं बेटे जो एक से हैं, केवल सहायक क्रिया पर अंतर इनका आता है। तो उसमें क्या है, सहायक क्रिया में सामान न लगी हो कोई सहायक क्रिया, तो जैसे वह गया, अगर हम था को हटा दें, वह गया, तो यह हो गया सामान्य भूत। वह गया था पूर्ण भूतकाल, वह गया है आसन्न भूतकाल। क्लियर, क्लियर हो गया। अब ये 3 में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्याख्या में नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन ज्यादा करना है आज। निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कह रहे हैं कि इसमें कौन सी ऐसी भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से नहीं बनी है। क्रिया से नहीं बनी है मतलब संज्ञा से बनी हो सकती है, सर्वनाम से बनी हो सकती है, विशेषण से बनी हो सकती है, अव्यय से बनी हो सकती है। तो देख ले, तो आप पकड़ोगे कैसे, जिसका मूल शब्द क्रिया निकले वो तो क्रिया से बनी है, जिसका मूल शब्द संज्ञा निकले वो संज्ञा से बनी है, जिसका मूल शब्द सर्वनाम निकले वो सर्वनाम से बनी है, जिसका मूल शब्द क्या निकले, विशेषण निकले, वो विशेषण से बनी है। तो यहां कह रहे कमाई, कमाई जो है ये कमाना क्रिया से बनी है, इसका मतलब ये क्रिया से है। लड़ाई, लड़ाई जो है ये लड़ना क्रिया से बनी है। पढ़ाई, पढ़ना क्रिया से बनी है। लेकिन भलाई, भलाई माने भला, भला माने अच्छा, ये क्या है, विशेषण है। जैसे भला आदमी, भला लड़का। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर। भलाई शब्द भला से बना है और यह क्या है, विशेषण है, तो यह क्रिया से नहीं बनी है। बिल्कुल आसान, मूल शब्द पकड़ो, खेला तमाम। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखना, अव्ययी भाव में मेरे बच्चे क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव। देखिए कर्मधारय जो है ये तत्पुरुष का भेद है। किसका भेद है बेटे, कर्मधारय और दिगु ये दोनों के दोनों तत्पुरुष के भेद हैं। और तत्पुरुष में आप जानते हैं उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। तीसरा है तत्पुरुष, बता ही दिया, बहुब्रीहि। तो भैया डी इज द राइट आंसर। बहुब्रीहि समास ऐसा है जिसमें दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि एक तीसरा पद आता है और वही प्रधान होता है। अच्छा एक चीज और बताओ, चलो यहां तक तो सब हर मास्टर आपको पढ़ा देगा, फिर हम भी यहीं छोड़ दे तो हम में और सब में अंतर क्या रह जाएगा। अब एक बात बताओ, कभी ये सोचा है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों कोई भी पद प्रधान नहीं होता इसमें। तो ध्यान देना बेटी, पद प्रधान होता कब है, सुनो सूक्ष्म बात समास की बता रहा हूं, हर मास्टर के बूते की बात नहीं है बताना, ध्यान से सुनना। क्यों कोई शब्द पर कोई पद प्रधान होता है, एक्चुअली दोनों में जिसका अर्थ और जिसका प्रयोग पहले वाले के विभक्ति को अपने में समाहित कर लेता है वही प्रधान माना जाता है। द्वंद्व में दोनों का प्रयोग प्रभाव बराबर होता है, इसीलिए उभय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहले पद का प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरे का प्रधान होता है, कर्मधारय में दूसरे का प्रधान होता है, दिगु में दूसरे का प्रधान होता है। लेकिन बहुब्रीहि में दोनों के दोनों पद कोई ऐसा अर्थ दे ही नहीं पाते जो दूसरे को अपने में समाहित कर ले।
समझ गए? इसीलिए दोनों ही प्रधान नहीं होते, और जब दोनों प्रधान नहीं होते तब उन्होंने कहा चलो मिल जाते हैं, और मिलके एक तीसरा अर्थ दिया, वही तीसरा अर्थ प्रधान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटे कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में विधि सूचक वाक्य है। एक लाइन में बता दूं यार, जो बिल्कुल सरल वाक्य होगा, क्या होगा? जो सरल वाक्य होगा उसी को विधि सूचक वाक्य कहेंगे। जो बिल्कुल सरल वाक्य होगा उसी को विधि सूचक वाक्य कहेंगे। जैसे मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की, मुझे खेद है मित्र, एक क्षण के लिए वह हतप्रभ हो गया, अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। कह रहे हैं इसमें विधि सूचक वाक्य कौन सा है? मतलब सरल वाक्य। देखिए, मुझे खेद है मित्र, इसका मतलब आगे कुछ और रहा होगा, तो ये तो आपका मिश्र वाक्य है। एक क्षण के लिए वह हतप्रभ हो गया, वह हतप्रभ हो गया, इसमें भी 2 वाक्य आ गए। एक क्षण के लिए वह हतप्रभ, देखिए क्योंकि विधि सूचक वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। एक क्षण के लिए वह हतप्रभ हो गया, 2 उद्देश्य भाई, इसमें एक वाक्य अलग एक वाक्य अलग। अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की, उसकी यहां भी अलग हो गया, तो सीधा सीधा कह दिया अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। यहां अध्यापक क्या है बेटे? उद्देश्य है, पढ़ाना चाहिए विधेय है, तो एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य या विधि सूचक वाक्य। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 11, नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। मैंने कहा ना बीच बीच में जानबूझ के मैंने ले लिया है भाई, साहित्य में अगर कंफर्म कर दिए नहीं आएगा तो बात खत्म, अगर आएगा तो 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देना जरूरी है। अगर आएगा तो, अगर उन्होंने सिलेबस में दे दिया, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा पद्माकर की लाइन, किसकी लाइन है? पद्माकर की। ये प्रभु श्री कृष्ण पर है। जब प्रभु श्री कृष्ण बालक थे, होली का समय था, गोपियां कृष्ण को घर में घसीट ले गई, छोटे बच्चे थे, और ले गई और कपड़ा उतार के निंगा पुंगा कर दिया, और निंगा पुंगा करके और हर जगह रंग पोत दिया, और रंग पोत के कहा लला फिर आइयो खेलन हो रही ना। तो पद्माकर ने कहा फागु की भीरी अभीरी न में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर डारी अबीर की झोरी, अच्छी पीतंबर कंबर सो सुविदा दई, मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर आइयो खेल होरी ना। तो ये जो है पद्माकर की लाइन है। ठीक है, चल। मोहन ने परीक्षा में 80%, बहुत सोच समझ के उत्तर देना, मैं आपका उत्तर लूंगा, मैं आपका उत्तर लूंगा, और जब इसमें सही बताओगे तभी आगे बढ़ूंगा, ना मैं आगे नहीं बढ़ रहा। सीधी सी बात है, 2 ही कंडीशन है, या तो बिल्कुल एकदम संख्या बढ़ा लो, अभी 1000 भी नहीं पहुंचे, अब बताओ, अभी आप 1000 के नजदीक हैं ना। मैंने क्या कहा था? ये देखो कितना मजा आ रहा है, देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ, रवीना जी, वंदना जी ना, क्या बात है। देखो अमरीन खान, प्रतिभा वर्मा, कितना मजा आ रहा है। चलो अब इसका उत्तर दो, जब आगे चलूंगा। मोहन ने 80% अंक प्राप्त किया, यहां क्या है? इसमें विशेषण 80%, 80%, ये किस तरह का विशेषण है? संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक? सोच कर देखना। देखो सार्वनामिक नहीं है, गुणवाचक नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता। संख्या है कि परिमाण है? जल्दी से बता दो, हम आगे बढ़ें, जल्दी से बता दो, हम आगे बढ़ें। सी, क्या बात है, लल्ला पकड़ लिए हो आप लोग, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। इज द राइट आंसर। ये परिमाण है बेटा। 80 देखकर बहुत से लोग संख्या पर कूद जाते हैं, नहीं,
संख्या कब होता? अगर कहा जाता मोहन ने 80 अंक प्राप्त किया, ये संख्या होती। कह रहे 80%। प्रतिशत का मतलब ही हो गया परिमाण या मात्रा। परिमाण या मात्रा। क्यों? इसका सीधा सा मतलब हो गया 100 नंबर का कुल है जिसमें 80% मात्रा कवर की उसने, 20% छूट गई। तो याद रखना, अगर परसेंट लगा होगा तो परिमाण होगा। जो भाई बहन नहीं जानते थे, जिन्होंने बी का आंसर दिया, अरे ए का आंसर दिया संख्यावाचक, उन भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे नोट कर लें। 80% माने परिमाण है। क्यों? क्योंकि ये नाप तौल की इकाई है यार। 100% मैक्सिमम होता है, तो ये नाप है। 100 में से 80% ये नाप है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 13। तेली का बैल होना मुहावरे का चलो कोई बात नहीं, ये इसको जो है, हाँ आ जाओ भाई। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तेली का बैल, एक मिनट, अच्छा ये रहा, मैं कहा कहां भाग गया। चलो मैं इसमें से ले लेता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तेली का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, काम करने का बहाना करना, बुरी तरह काम में लगे रहना। देखो बेटे, तेली का बैल क्या होता है? दिन रात एक ही काम करता है, केवल जोत रहा, केवल जो है धुरी के चारों ओर घूम रहा है। तो तेली का बैल होना मतलब बुरी तरह से काम में लगे रहना। कठिन काम करना नहीं होगा, कठिन काम नहीं। तेली का बैल क्या होता? अच्छा आप जानते हैं, बैल जो होता है वो, तेली एक ऐसा प्राणी था उस समय, चूंकि तेल सबके दैनिक जीवन की आवश्यकता थी। तेल के बिना काम नहीं चल सकता था। सर में लगाना है, बच्चों की मालिश करना है, खाना बनाना है, पूड़ी पराठा बनाना है, सबके घर में तेल की बहुत जरूरत होती थी। तो तेली के पास बहुत वर्क होता था, वो रात में भी काम लेता था। तो बैल एक ही जगह घूमता था, तो कहीं बैल को एक ही जगह घूमता घूमता चक्कर ना आ जाए, बैल जान न ले कि हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। भाई उसे तो केवल ये लगना चाहिए कि हम चल रहे हैं। तो वो क्या करता था, उसकी आंख के आगे एक जो है ऐसे पर्दा सा लटका देता था, बैल को दिखता ही नहीं था। केवल वो अपने डंडे में बधे, जो वो कोल्हू का वो होता था डंडा, उसमें बधा, बस गोल गोल ऐसे घूम रहा होता था एक ही स्थान पर। तो इस तरह से तेली का बैल माने बुरी तरह से काम में, सुबह दिन रात हरदम काम में लगे रहना। ठीक है, ये कहलाता है तेली का बैल होना। चलो अगला है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई। रुक जाइए, अब जरा सा इसको हमें हटाना पड़ेगा। हाँ, हटाना पड़ेगा। अब ये रुको बेटा, इस काम गड़बड़ कर दिया इसने। अब सही हो गया, देखो जरा तो। नहीं सही हुआ, नहीं सही हुआ, कोई बात नहीं, अब तो सही हो गया मेरे हिसाब से। नहीं सही हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल ओके। चलो रुक जाओ, 1 मिनट आप लोग रुक जाएंगे प्लीज, थोड़ा सा। दरअसल है क्या, ये चीज जो है एक बार गड़बड़ हो गई, अब आ गया सही सही। देखिए जरा तो, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। ये दरअसल है क्या, देखिए ये सब उस तरह के सिस्टम है, कहीं भी गलत टच हो गया ना तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो डोंट वरी, कुछ न कुछ तो हम इनका कर ही देंगे। चलो भाई होम पे आ जाओ, वेरी गुड, हाँ बस 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 बस। चलो अब 1 मिनट रुक जाएं आप लोग, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से लगा दूं।
सिस्टम को नहीं रहा है ये। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आंसू का बहुवचन होगा। आंसू का, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुओं, आंसुएं, कोई नहीं। फटाफट उत्तर देना बेटा। देखो बेटे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आंसू, अक्षत, रोम, केस, बाल, दाम, होश, भाग्य, समाचार, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, दर्शन, लोग, ये हमारे क्या होते हैं? नित्य बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? नित्य बहुवचन होते हैं। तो इस तरीके से आंसू का कोई बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि आंसू ऑलरेडी बहुवचन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? भानुदय शब्द में संधि है। भानुदय शब्द में संधि है। भानुदय शब्द में, गुड, भानुदय शब्द में संधि है। देखो यहां मैंने आपसे बताया था कि किसी भी शब्द के द्वितीय या तृतीय वर्ण पर जब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री की मात्रा हो, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर सांस है कि वहां कौन सी संधि होगी? वहां होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी मेरे बच्चे? दीर्घ संधि होगी। तो यहां है भानुदय। तो अब आपको क्या करना है? जो दीर्घ संधि होती है, इसमें जो बड़ी की बड़ी मात्रा है, आ, ई, ऊ जो भी है, उसका हमें लोप कर देना है। तो हम न बड़ा ऊ का लोप कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा भान, क्योंकि न में ऊ लगा है। जब हम न ऊ हटा लेंगे तो न आधा हो जाएगा। भान धन उदय। अब हमें क्या करना है? हमें यह देखना है कि उदय भान, क्षमा करें, भान धन दय, ऊ नहीं है, दय, ऊ कहां था? अब हम यहां देख रहे हैं कि ऊ का नियम क्या है? तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो एक बार यहां छोटा ऊ लगाकर देख लें, भानुधन उदय, तुरंत बन गया भानुधन उदय। इसका मतलब 100% दीर्घ संधि सही है। अकः सवर्णे दीर्घ। 16 कौन शब्द बहुवचन है? अब तो आप बता ही सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था समाचार बहुवचन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। प्रश्न संख्या 17 जिससे जगा हुआ भाव और तीव्र होता है उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। ये भैया सुनो, देखो यार, मैं एक बहुत साफ बात बताऊं आपको। आपके मैं उत्तर भी ले लूंगा और कुछ आगे की बात भी, हां, मैं आपके उत्तर भी ले लूंगा और कुछ आगे की बात भी कर लूंगा। देखो, कारण जिससे जगा हुआ भाव, पहले तो एक बात दिमाग में रखो कि ये यार शेयर करो,
हाँ, ओम नमः शिवाय भैया। हाँ, कोमल बिल्कुल डी का उत्तर आ रहा है। सी का उत्तर रिया जी, निधि जी, सुरेश जी, संजय जी, विनोद कुमार मिश्र जी। हाँ, अनुभाव का उत्तर आ रहा है तमाम चीजों का। पहले एक काम करो, पहले एक बार शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, झूम के शेयर करेंगे एक बार। पहले सारे भाई बहन 1 सेकंड के लिए सारा काम रोको, 2 सेकंड के लिए सारा काम रोको और शेयर करो। पहले शेयर करो। और ना तो एक बात बताओ यार, 1000 भी नहीं पहुंचे और मैं पहुंच गया 17 नंबर पर। अब इससे ज्यादा क्या प्राण लोगे गुरु जी के? बताओ, गुरु जी की जान लोगे? शेयर करो, पहले एक बार शेयर करो, सारे लोग एक बार शेयर करो, एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे। चलो, कह रहे हैं शेयर कर दो, तुरंत शेयर करो। गुड। ताकि अगले 2 मिनट में मुझे संख्या 1500 के आसपास मिलनी चाहिए। अगर 900 लोग मिलकर 600, आप लोग जानते हैं एक बार केन्या की घटना मैं बता रहा हूं। केन्या एक बहुत ही गरीब देश है। एक आदमी अपनी गरीबी से, अपनी बदहाली से बड़ा परेशान था। उसके मन में आया कि क्यों न मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं अपनी गरीबी से, अपनी बदहाली से। जब वो आदमी मरने जाने लगा तो उसके मन में ये बात आई कि यार जब मुझे मरना ही है तो मैं अकेला क्यों मरूं, अपने जैसे और बहुत को लेकर क्यों न मरूं। उस आदमी ने मरना कैंसिल किया, पेपर में एक न्यूज छपवा दी, सोशल मीडिया पर डाल दिया कि जिसे अपने संपूर्ण दुखों से मुक्ति चाहिए, कल वह इतने बजे फला हॉल में उपस्थित हो। एक हॉल बुक किया उसने अगले दिन, और उस हॉल में 2000 लोगों के बैठने की क्षमता थी। 2000 लोग आ गए। 2000 लोगों से हॉल पूरा खचाखच भर गया। उस आदमी ने 5 घंटे भाषण दिया, कष्ट पर, परेशानी पर, समस्या पर, और लास्ट में कहा कि अगर आप अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो केवल एक उपाय है, आपके बगल में साइनाइड की गोली रखी हुई है, उसको खाइए और खा करके अपने प्राण त्याग दीजिए। कष्ट मुक्ति का इससे आसान साधन कोई नहीं। और पता है बेटे, 2000 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की थी, और ये पूरे विश्व में एक साथ की गई आत्महत्या का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है आज तक। 2000 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की। तो यार एक आदमी अगर 2000 को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर, तो आप 1000 मिलकर के 2000, 1000 और नहीं जोड़ सकते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें लाभ है? वो तो पता नहीं क्या करवा दिया था। तो मेरे भैया पहले जल्दी से जोड़ो, लोगों को शेयर करो। हाँ, सोचो, एक आदमी गलत काम के लिए अकेला 2000 लोगों को मोटिवेट कर सकता है, और आप 1000 मिलकर 1000 को मोटिवेट नहीं कर सकते अच्छे काम के लिए? मैं तो पढ़ा रहा हूं, आपकी जिंदगी बनाने की बात कर रहा हूं यार। तो शेयर करो फटाफट। चलो आगे देखो, जिससे जगा हुआ भाव तीव्र हो जाता है। एक बात मुझे बताओ, मान लो आपके मन में किसी के प्रति स्नेह है, किसी के प्रति प्रेम है, वह आदमी आपके साथ है, और आप दोनों लोग एक सुंदर वाटिका में पहुंच गए। उस सुंदर वाटिका में चारों तरफ फूल खिले हैं, ठंडी शीतल सुगंध बह रही है, शीतल मंद सुगंधित पवन धीरे धीरे मतलब बह रही है, भौरे गुंजार कर रहे हैं ना, और जगह जगह पक्षियों के जुगल कलरव कर रहे हैं। और उस परिस्थिति में अगर मन में थोड़ा बहुत संदेह भी रह गया होगा ना, तो वहां खत्म हो जाएगा, और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हो जाएगा। सही है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? ये काम कौन करता है? अब आप पकड़ लिए, ये काम किसने किया? ये काम किया उद्दीपन विभाव ने। किसने किया बेटा? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का मतलब ही है जगे हुए भाव को तेज कर देना। उद्दीपन शब्द साइंस से लिया गया शब्द है। देखिए, मैं साइंस में बताऊं होता क्या है। साइंस में कई बार ऐसी स्थिति पड़ती है जब हम दो लिक्विड को एक साथ मिलाते हैं, दो द्रवों को एक में मिलाते हैं और उनके बीच क्रिया कराते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो क्रिया धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, तो उसमें कोई उद्दीपक तत्व डाल दिया जाता है और वो क्रिया को फिर से तेज कर देता है ना। जैसे आग लगी हो
और आग बुझ रही हो, मिट्टी का तेल फेंक दीजिए। मिट्टी का तेल क्या, वो दीपक है। पेट्रोल फेंक दीजिए, डीजल फेंक दीजिए, ये उद्दीपक है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, क्रिया और तेज हो जाती है। क्लियर? चलो चलो, समय ज्यादा मुझे लेना नहीं है। जहां दो भिन्न भिन्न पदार्थों में सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब होता है बेटा समानता। जहां दो भिन्न भिन्न पदार्थों में सादृश्यता या समानता का प्रतिपादन होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? दो अलग अलग पदार्थों में, दो भिन्न भिन्न पदार्थों में जहां सादृश्यता या समानता प्रतिपादित होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, उपमा। तो देखो बेटे, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां समानता की बात की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। इसीलिए उपमा अलंकार के शब्द हैं सा, ते, सी, सम, सदृश, सा से सी, सम, सदृश, समान, सरिस। ये क्या है? उपमा अलंकार के शब्द। ये किस लिए आते हैं? ये आते हैं सादृश्यता या समानता व्यक्त करने के लिए। तो ये हैं हमारे उपमा अलंकार। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। बेटा ये कबीरदास जी की लाइन है। महान कवि कबीरदास जी ने कहा है कि राम जो दशरथ के पुत्र हैं, उनका गुणगान, उनका यशोगान पूरा संसार करता है, पूरी दुनिया करती है, लेकिन राम का सही अर्थ क्या है ये किसी को पता? ढाई आखर प्रेम का। राम का सही अर्थ कबीर ने बताया, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो राम का सही अर्थ तो ढाई अक्षर। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। सभी कोचिंग संस्थान सरकार की रोजगार नीति का विरोध कर रहे हैं। ये केवल एक बात है, मैं केवल वो नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई हमारा अपना पर्सनल वो है। ये केवल एक प्रश्न है कि सभी कोचिंग संस्थान सरकार की रोजगार नीति का विरोध कर रहे हैं। ये कैसा वाक्य है आप बताओ? सभी कोचिंग संस्थान सरकार की रोजगार नीति का विरोध कर रहे हैं। सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, कोई नहीं है। ये बेटा देखो, सीधी सी बात है कि यह केवल एक वाक्य है। क्या है? यहां विरोध कर रहे हैं कौन? सभी कोचिंग संस्थान। ये हो गया हमारा उद्देश्य। ये क्या हो गया मेरे बच्चे? उद्देश्य। सरकार की रोजगार नीति का विरोध कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? विधेय। और आप जानते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, वहां क्या होता है? सरल वाक्य होता है। तो कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 21। यावत जीवन, ये एक साथ ही होना चाहिए था। यावत जीवन शब्द में समास है। यावत जीवन, हां ये देखो, करे एक दूसरे को करे रब के हवाले। हाँ हाँ, रब के हवाले जरूर करना, पढ़ना चाहे मत पढ़ना। रब के हवाले जरूर कर दो, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। अरे पढ़ लो, रब के हवाले करने को पूरी जिंदगी पड़ी है। पूरी जिंदगी आसाराम बापू बुढ़ापे तक रब के हवाले करते रह गए ना, तो समझ लेना आगे का क्या मतलब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निधि जी, दीपा जी, नीतू जी, डिंपल जी, विनोद जी, अव्ययी भाव बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन हमारे अव्ययी भाव का उत्तर दे रहे हैं वो बहुत सही है। देखो बेटे, यावत जो है, यावत क्या है? यावत एक उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक
अव्यय होता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक अव्यय होता है। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि जहां प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो यहां कौन सा समास है? अव्ययी भाव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ना चाहिए में कौन सी क्रिया है? पढ़ना चाहिए कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, संयुक्त है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, और इनमें से कोई नहीं। पढ़ना चाहिए, सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था कि यहां देखिए पढ़ना चाहिए। जब वाक्य में कर्म न हो, कर्म न हो, केवल क्रिया हो या कर्ता और क्रिया हो, ध्यान देना, अच्छे से सुनना बेटा। जब वाक्य में केवल क्रिया हो, पहली कंडीशन, या कर्ता और क्रिया हो, जब वाक्य में केवल क्रिया हो या कर्ता और क्रिया हो, तो एक काम करना, इन दोनों कंडीशन में क्रिया से क्या प्रश्न कर लेना, क्या। अगर क्रिया क्या का कोई क्या करती है, अगर क्रिया क्या का कोई संभावित उत्तर देती है, अगर क्रिया क्या का कोई संभावित उत्तर देती है, तो ऐसी क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक। क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? तो क्रिया उत्तर दे देगी, यार पुस्तक पढ़ना चाहिए, मैगजीन पढ़ना चाहिए, पत्रिका पढ़ना चाहिए। इसका मतलब यहां पढ़ना चाहिए कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्लियर? हां, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, आरपी बघेल जी बिल्कुल, मोहित जी, वंदना जी, गीता जी बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं सर, ठीक है। देखिए मेरा उद्देश्य कतई किसी के धार्मिक भावों को आहत करना नहीं, बिल्कुल मेरा उद्देश्य किसी के धार्मिक भावों को आहत करना नहीं। चलिए, और ये तो भारत है यार, यहां तो कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। सही मैं बता रहा हूं। आप कभी सुनना, मुनव्वर हसन राणा साहब का एक शेर है, जिसमें मुनव्वर हसन राणा साहब ने कहा कि भारत की बहती हर नदी ये कहती है मियां बैठो वजू कर लो। चाहे वो गंगा हो, वो या यमुना हो, या कावेरी हो, गोदावरी हो, सिंधु हो, नर्मदा हो, हर नदी ये कहती है मियां बैठो वजू कर लो। वहां वजू कितने पाक अर्थ में आया है। लेकिन आज जब से ये कई मैटर उठे तो ऐसा लगता है जैसे वजू पता नहीं कि सर, तो यार यहां समय पर कब किसका क्या बदल जाए कोई जानता नहीं। ये भारत, मैं सच बता रहा हूं। एक बच्चा सोनू, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, हम भी थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर वो क्या बना है, वो जो रानू मंडल सा हो गया है बिल्कुल। सारे बड़े बड़े टीवी चैनल वाले जा रहे हैं उसका साक्षात्कार लेने। तुम प्रधानमंत्री से कैसे मिल लिए, तुमने प्रधानमंत्री से कैसे ये कह दिया कि मुझे पढ़ाओ, मेरे पिताजी शराब पीते हैं, मुझे पढ़ाते नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं ना। 5 दिन बाद कोई उसे 5 रुपया देने को तैयार नहीं होगा। ये मीडिया है दोस्त, जहां टीआरपी बढ़ती है वहीं लूटने पहुंच जाती है। तो हमने तो बस यूं ही हंसी हंसी में कह दिया, इसलिए ध्यान रखें हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावों को आहत करना नहीं है। चलिए, करें देशांतर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है। देखो बेटा, देशांतर में आप एक बात तो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि प्रथम शब्द देश है
और देश शब्द संज्ञा है। अव्ययी भाव में प्रथम शब्द अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, इसका मतलब कतई यहां अव्यय तो है, अव्ययी भाव तो है नहीं। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान समान जो है संबंध होता है। तो देश और अंतर ना, यहां दोनों शब्द क्या हैं, देश और अंतर। तो इसमें बेटा आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, न तो विशेषण विशेष से संबंध है, न उपमेय उपमान संबंध है, इसका मतलब कर्मधारय भी नहीं है। देश, इसमें क्या होता है, देश अंतर ना, देश के बीच का अंतर। देशांतर यही तो होता है, अक्षांश और देशांतर। देशांतर का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे के बीच में जो अंतर आता है वही तो देशांतर है। देश का मतलब क्या, यहां देश का मतलब राष्ट्र नहीं है, देश का मतलब स्थान। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो अंतर आता है, अंतर करने वाली रेखा होती है, उसी को देशांतर कहते हैं। और एक अक्ष से दूसरे अक्ष को, एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे अक्षांश कहते हैं। तो देशांतर मतलब देश, देश माने स्थान के बीच अंतर करना। ये क्या है, के बीच आ गया, इसका मतलब तत्पुरुष। कौन सा, तत्पुरुष समास। देश के बीच का अंतर या देश के लिए अंतर करने वाली। ठीक है, चलो कामता प्रसाद गुरु हिंदी के पाणिनि थे, इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। अब मैं और उदाहरण दे दूं, जैसे चर्चित वाला दूं तब आप समझ जाओगे। राधा, अब पकड़ लिए, राधा मेरे घर की, राधा मेरे घर की लक्ष्मी है। अब इसमें लक्ष्मी, यहां पाणिनि, ये किस तरह की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, कैसी संज्ञा है। तो दोस्त देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, अब तक पाणिनि कहने से केवल महर्षि पाणिनि का बोध होता था, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। लेकिन अब पाणिनि कहने से महर्षि पाणिनि प्लस कामता प्रसाद गुरु दो लोगों का बोध हो रहा है। और जब एक से ज्यादा का बोध होता है तो वो संज्ञा कैसी संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। वह संज्ञा कैसी संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इस तरीके से यहां जो हमारी संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर। या जैसे राधा मेरे घर की लक्ष्मी है, अभी लक्ष्मी कहने से एक देवी विशेष का बोध, जो किसकी देवी हैं, धन की देवी हैं, उनका बोध होता था। पर आज लक्ष्मी कहने से लक्ष्मी और राधा दोनों का बोध हो रहा है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब यहां एक और बात आपको बता दूं, अगर यहां राधा पूछ ले या कामता प्रसाद गुरु पूछ ले, तब क्या कौन सी संज्ञा बताओगे आप। तो ध्यान रखना, राधा यहां अभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों व्यक्तिवाचक है, कामता प्रसाद गुरु अभी भी यहां क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है बेटा, क्योंकि राधा कहने से केवल राधा का बोध होता, कामता प्रसाद गुरु कहने से केवल कामता प्रसाद गुरु का बोध होता है। तो इस स्थिति में ये दोनों संज्ञा हमारी कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। पर लक्ष्मी और पाणिनि ये दोनों संज्ञा जातिवाचक। पर अगर कोई विशेष उत्तर देकर न पूछे तब आपको यहां जातिवाचक लगाना है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन का उदाहरण है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा ही प्रधान होती। चलो क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक। सुन लो बेटा, अमानक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस मानक। अ का मतलब होता है नहीं, मानक का मतलब होता है कि मानदंड या जो वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में मान्य है। तो अब कह रहे हैं निम्न में अमानक वर्ण, मतलब कौन सा वर्ण ऐसा है जो वर्तमान में मान्य नहीं है, मतलब पहले मान्य था पर अब मान्य नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा कि इसमें जो भ है, पहले भ को यूं लिखा जाता था, भ को पहले यूं लिखा जाता था, तो भ जो था ये रूप इसका था, वर्तमान में यह रूप इसका अमानक हो गया है, इसलिए इनमें भ
राइट आंसर। तो अब आपको यह भी जानना चाहिए, तो हमने जब पहला चैप्टर पढ़ाया है वहां आपको बकायदे लिख कर दिखाया कौन कौन से वर्ण अमानक हैं और उनका क्या क्या रूप है, उनका क्या क्या रूप है। ठीक है, जैसे ल जो है ये वर्तमान में मानक है, पहले ल को यूं लिखा जाता था, तो ये ल का अमानक रूप है। ठीक है, तो इस तरह से तमाम वर्ण हमने उसमें सब करके आपको दिखाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भानुसुता जलपय परति बाल भान छवि सोह मनहु श्याम तनु पर पर्यव, पद्यव नहीं पर्यव, मनहु श्याम तनु पर पर्यव पीत बसन मनमोह। अब पकड़ तो आपने लिया ही ना, उत्तर तो आपने जान ही लिया, अब इसमें हमें बताना ही क्या रह गया है, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं बता जरूर देता हूं। देखिए कह रहे हैं भानुसुता जलपय परति, क्या है, बाल भानु छवि सोह, सोह माने सुंदर, भानुसुता, भानुसुता याद कर लेना बेटा, यमुना जी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? यमुना जी का। तो भानुसुता मतलब यमुना जी के क्या होता है? भानुसुता जलपय परति, यमुना जी के जल पर पड़ती है क्या? बाल भानु छवि, बाल का मतलब है सुबह का सूरज, पीला सूरज, सुबह का सूर्य। तो कह रहे हैं यमुना जी के नीले जल पर जब सुबह के सूरज की पीली किरणें पड़ती हैं तो वो कैसी लगती हैं? मानो कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मनहु या मानो आ गया, समझ लीजिए हमारा क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए किस छंद के अंत में निश्चित रूप से गुरु लघु का विधान पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार यह प्रश्न आया था, यद्यपि आप में नहीं आया, टीजीटी में आया था और ऐसा फंसा दिया था ना, अच्छे अच्छे वहीं गोल गोल घूम गए, नाच गए। क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों ने यही जाना था कि 14, 12, 26 बराबर गीतिका, 16, 12, 28 बराबर हरिगीतिका। अभी तक लोगों ने यही जाना था, लेकिन लोग ये चीज नहीं, अब उसमें जितना उसने उत्तर दिया था, गीतिका पूछा था, सब में 14, 12 परियति थी, चारों विकल्पों में 14, 12 परियति थी। पर जिसे ये पता था कि गीतिका छंद जो होता है और हरि गीतिका, ये गीतिका, और आप भी नहीं जानते हो तो नोट कर लेना मेरे बच्चे, गीतिका और हरि गीतिका, इन दोनों छंदों में जो प्रथम, जो पहली लाइन के अंतिम 2 वर्ण होते हैं वो कंपलसरी रूप से क्या होते हैं? गुरु और लघु। ये मात्रा विधान पाया जाता है। जिसे ये चीज ध्यान में रही उसने सही उत्तर लगाया। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसा उत्तर था जिसमें अंत में गुरु लघु का विधान था, बाकी सब में लघु गुरु का विधान था, पर 14, 12 परियति सब में थी। बाद में आकर लोग कहने लगे कि गुरुजी ये तो प्रश्न गलत है। हमके प्रश्न कैसे गलत हो सकता है? फिर जब देखा गया तब पता चला कि जब बताया हमने कि यार ये भी थी, मैंने आपको बताया था कि गीतिका हरि गीतिका में हमेशा गुरु लघु होता है, पहली पंक्ति का अंतिम 2 वर्ण और दूसरी पंक्ति के अंतिम 2 वर्ण ये हमेशा गुरु लघु होंगे। तब लोगों ने कहा कि नहीं सर आपने सही बात कहा, हमने इस चीज का ध्यान नहीं दिया था। ठीक है बेटा, तो ये चीज जरूर नोट कर ले मेरे बच्चे, बिल्कुल। हाँ, डी इज द राइट आंसर। नहीं, मौका पाकर नहीं गई, लेकिन ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं बेटा ना, तो लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया प्रश्न था और अच्छा वो किया आपने। चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी ना किस भाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी। ये भाषा नहीं बल्कि किस अपभ्रंश की है।
तो ध्यान रखना बेटे, देखो बिहारी हिंदी या जो है, बल्कि ये कहिए कि अपभ्रंश नहीं, किस हिंदी की है, हिंदी भाषा तो है ही, किस हिंदी की है। तो देखिए बिहारी हिंदी जो हमारी है इसकी 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी की 3 ही बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी की भी 3 हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की भी 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में है, पश्चिमी हिंदी में है ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, 5 हैं, 3 1 4 और हरियाणवी 5 हैं। ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी 5 हैं। राजस्थानी की 4 हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और ढूंढारी, ये 4। मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, ये 4 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने देखा छत्तीसगढ़ी किसकी है, तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली प्रैक्टिस श्रृंखला में और कुछ और अच्छे प्रश्नों को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको इन प्रश्नों से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। आप सभी भाई बहनों को हृदय से आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।